हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज गॉस लॉ। अब गॉस लॉ आपके लिए बहुत ही न्यू एक टॉपिक है। तो बच्चों, हम लोगों ने एक चीज पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो होगा गॉस लॉ के अंडर। तो गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने एक छोटा सा चीज बताया था, वो स्टेटमेंट हम लिख लेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे और उसका एप्लीकेशंस, उसका लिमिटेशंस, कौन सी चीजेस में गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, एक के बाद एक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस ने क्या बोला था? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon times the net charge enclosed by it। तो बच्चों, गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था बच्चों? एक बार फिर से स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसने बोला था कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by it। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब है, मान लो phi net इक्वल्स टू Q by epsilon नॉट। ये है मेरा गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, ये है गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस के अंदर मेरे पास चार्ज है Q, एक Q चार्ज है। अब Q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगा। मान लो एक पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगा। अब बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाते जाते सरफेस को क्रॉस करेगा, इस सरफेस को क्रॉस करेगा। तो ये क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है बच्चों। एक चीज याद रखना, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब ये सब एक सरफेस टोटली बाउंडेड है, मतलब ऐसा नहीं, इसको हम ओपन सरफेस बोलते हैं क्योंकि हम इधर से अंदर तक आ सकते हैं सरफेस के अंदर, पर इधर देखिए किसी भी तरीके से हम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेसेस केसेस में बच्चों देखो, कोई फ्लक्स जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाते जाते क्लोज सरफेस को क्रॉस कर रहा है। जब भी क्लोज सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, क्या जनरेट होता है बच्चों? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो दैट इज व्हाई फ्लक्स जनरेट होगा। तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो डिपेंड करता है कि ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्जेस है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास अगर Q चार्जेस है तो नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस विल बी, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किया, क्रॉस करते हुए जो जितना टोटल इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा फ्लक्स जनरेट हुआ, अब टोटल फ्लक्स अगर ऐड करेंगे तो जितना फ्लक्स होगा वो होगा Q by epsilon 0 टाइम्स। ये उसने बोला था, गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्टेटमेंट दिया था। ये अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसका प्रूफ क्या है, वो अभी हम देखेंगे। तो प्रूफ के लिए बच्चों हम सिंपल सा एक स्फीयर ले लेंगे। देखो बच्चों, हम सिंपल सा एक स्फीयर ले लेंगे। अब एक प्रूफ करेंगे, इसका गॉस लॉ का प्रूफ करेंगे। बच्चों ये प्रूफ बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये प्रूफ प्रैक्टिस कर लेना, पहले ही बता रहा हूं। तो बच्चों एक स्फीयर लेते हैं। मान लो स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज है Q। जरूरी नहीं कि सेंटर पे हो, स्फीयर के अंदर होना चाहिए बस। तो मैंने सेंटर पे लिया आपका ड्राइंग अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये पॉइंट चार्ज से सारा फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलेगा ना बच्चों? रेडियली आउटवर्ड निकलेगा ना बच्चों? बच्चों अगर रेडियली आउटवर्ड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड का डायरेक्शन।
पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद ही रेडियली आउटवर्ड है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम आएगा पॉइंट चार्ज के केस में। पॉइंट चार्ज के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो बच्चों अब देखो कि अगर हमें पता है क्या बच्चों, फाई नेट का वैल्यू होता है, हमने कल ही प्रूफ किया था E डॉट ए, प्रूफ किया था बच्चों E डॉट ए। अब मुझे बताओ कि इधर ये तो डिपेंड करता है कि एक छोटा सा अगर एरिया है तो ठीक है, पर देखिए बच्चों इधर आप जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। तो उसके केसेस में बच्चों हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालना है, तो हमें छोटा छोटा करके एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा छोटा करके एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे DA, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को अगर हम चेंज करके लिखेंगे गॉस लॉ, ये फाई नेट इक्वल्स टू E डॉट ए, इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन E डॉट DA, इंटीग्रेशन E डॉट DA। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये छोटा सा एरिया हमने ले लिया DA, अब ये DA वेक्टर के डायरेक्शन देखो बच्चों, इसके ऊपर फिर से परपेंडिकुलर होगा ना DA वेक्टर का डायरेक्शन, और इसके E वेक्टर का डायरेक्शन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों होता ही क्या है कि स्फीयर के केसेस में जो भी मेरे DA का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मल है, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, दोनों के बीच का एंगल होगा 0, दोनों के बीच का एंगल होगा 0। तो DA वेक्टर मेरे पास ये है, ये मेरे पास DA वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास है, ये मेरे पास DA वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बोले थे ना क्लोज सरफेस से ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। एंड E वेक्टर क्या होता है बच्चों, E वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, देखो हम देख सकते हो। इसका मतलब जो cos थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DA, क्या होता है बच्चों 0 डिग्री। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड DA व्हिच इज 0 डिग्री। तो बच्चों cos थीटा क्या होगा बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू cos 0 मतलब 1, यस और नो। तो बच्चों अगर हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, E कांस्टेंट है, देखो एज इट इज फेयर। देखो बच्चों पॉइंट चार्ज के केसेस में आप एक अगर स्फीयर इमेजिन करोगे तो स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है। ये चीज आप बाद में पिक्वी पोटेंशियल के केसेस में बाद में बताएंगे, बट फिर ये चीज याद रखना कि अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के ऊपर एक चारों तरफ एक स्फीयर इमेजिन करो, उस स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, ये आपको याद रखना। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट, ये हम पोटेंशियल चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। आप फिलहाल ये याद रखना ये पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई भी एक स्फीयर इमेजिन करो, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस, कोई भी स्फीयर इमेजिन करो, स्फीयर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा। तो E का हमने इधर क्या करना बच्चों, एक छोटा सा चार्ज ले लिया E। अब बच्चों आपको पता है कि E इधर कांस्टेंट है, तो जब सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो अगर E का इधर क्या है बच्चों, E का क्या है मैग्नीट्यूड, E डॉट ए में क्या होता है बच्चों, E डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, E dA cos E into a cos थीटा, E a cos थीटा लिख सकते हैं ना, E डॉट ए को E a cos थीटा। अब अगर डिफरेंस cos थीटा का वैल्यू होता है 0, अब हो जाएगा ये क्या है E डॉट ए, cos थीटा का वैल्यू हो गया थीटा 0 डिग्री, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों 1। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका अगर डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखेंगे, फाई को अगर डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA। क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रल DA किसको लेते हैं, छोटा सा सरफेस को, तो इंटीग्रल भी सरफेस का लो करेंगे, जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखेंगे उसका इंटीग्रल होगा। तो डिफरेंशियल लेते हैं एरिया को, तो एरिया वाइज इंटीग्रल होगा, तो एरिया वाइज इंटीग्रल को हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। वैसे ही फिजिक्स में अगर हायर लेवल पे जाओगे तो देखोगे कि लाइन इंटीग्रल आ रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा है, तरह तरह की चीजें होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान पे रखो कि फाई नेट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, E डॉट DA। अब बच्चों एक बात बताओ कि फाई नेट दिख रहा है ना बच्चों, इधर से आई थिंक दिख रहा होगा, फाई नेट का वैल्यू आता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। फाई नेट क्या वाला होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए। अब ई तो कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? डीए। तो डीए का सरफेस इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? अच्छा, ई का वैल्यू क्या होगा? ये एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, ई का वैल्यू क्या होगा? हमें पता है कि अगर मान लो कि ये रेडियस है, जितना स्फीयर का रेडियस है आर, मान लो ये स्फीयर का जो स्फीयर हमने इमेजिन किया उसका रेडियस है आर, तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों? अच्छा, इतना तो आपने लिख लिया होगा, इतना तो आपने समझ लिया होगा, तो हम इसको इरेज कर सकते हैं, हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो इसको इरेज करने के बाद बच्चों हम फिर से देखेंगे कि ई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? ई होगा पॉइंट चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस आर पे कोई भी एक स्फीयर इमेजिन करो, स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। यस और नो? आपने पढ़ा होगा ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r पे क्या होता है, हमें पता है। और बच्चों ये जो इंटीग्रल का वैल्यू है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए, डीए के साथ तो और कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये प्योरली आ जाएगा बच्चों ई डॉट ए, ये प्योरली हो जाएगा बच्चों ई डॉट ए। तो बच्चों एरिया का क्या होता है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है बच्चों? 4 पाई, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दैट इज व्हाई फाई नेट का वैल्यू कितना होगा बच्चों? फाई नेट का वैल्यू कितना होगा? E इंटू ए, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई काट के आर स्क्वायर काट के फाई नेट का वैल्यू आ गया बच्चों q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट का वैल्यू आ गया कितना बच्चों? q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम पॉइंट, ये जो आपका सिंपल एक प्रूफ था, गॉस लॉ का प्रूफ करने बोले तो ये स्फीयर इमेजिन करके प्रूफ करना, क्योंकि स्फीयर इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म। कोई भी अगर शेप ले लो उसमें से फेयर पॉइंट चार्ज के केसेस में फेयर इमेजिन करो, अगर कोई लाइन चार्ज लेते हो तो एक सिलेंडर इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे तरह तरह की गॉसियन सरफेस हमको इमेजिन करना है, इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये है गॉस लॉ का प्रूफ। आपको ऐसे ही गॉस लॉ का प्रूफ आगे जाके करने को मिलेगा। तो ये था बेसिक। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि ये लेक्चर को अगर आप समझ में नहीं आया कि डीए और ए एक साथ क्यों हुआ, कि डीए वेक्टर देखो, आप एक स्फीयर इमेजिन करो, स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया लो, उसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? सिमिलरली नॉर्मल होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा, इसीलिए cos थीटा का वैल्यू 1 है। अब देखो इंटीग्रेशन में ई तो कांस्टेंट है, चारों तरफ इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और सिर्फ वेरी कर रहा है क्या? एरिया। हमने डीए लिया इसलिए डिफरेंशियल लिया था, हर डायरेक्शन पे एरिया थोड़ा थोड़ा करके लिया था, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया का छोटा पोर्शन क्यों लिया बच्चों? क्योंकि कभी कभी इंटीग्रल, कभी कभी अगर डिफरेंशियल फॉर्म तभी लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, हम कर सकते थे डायरेक्ट ई डॉट ए कर सकते थे, बट इन जनरल केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको दिखाने के लिए बच्चों हमने ई डॉट डी ए किया। दिस इज द q net phi net equals to integral of e dot da. This is the most valid form. This is the, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर्म। तो ये एक्चुअल इक्वेशन है। ई डॉट ए लिखेंगे तो लिखेंगे तो आपका सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब में वैलिड है, और ये फॉर्मूला ई डॉट ए फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी प्रॉब्लम था। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों गॉस लॉ इक्वल्स टू फाई नेट इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड गॉस लॉ। एंड फाई नेट का एक और भी फॉर्मूला बच्चों, e डॉट इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी ए, ठीक है, ये है। तो फाई नेट का दो फॉर्मूला, एक होता है ये, एक होता है ये। तो बच्चों दोनों को जोड़ के हमको क्या मिलेगा बच्चों? e डॉट डी ए इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फाई नेट। ये है मेरा
एक्चुअल फॉर्मूला गॉस लॉ, ये गॉस लॉ और ये फाइनेट का डेफिनेशन, डेफिनेशन से मिलता है ये फॉर्मूला और गॉस लॉ से मिलता है ये फॉर्मूला। तो बच्चों गॉस लॉ कब किस केस में वैलिड है, किस किस में वैलिड नहीं है, वो सब चीजें हम देखेंगे। बच्चों पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। बच्चों हमने जब गॉस लॉ प्रूफ किया था तो एक स्फीयर लिया था ना बच्चों। तो मैंने एक चीज बोला था कि जरूरी नहीं है कि स्फीयर का सेंटर पे ही चार्ज को रखा जाए। सेंटर पे रखोगे तो ऑल द फ्लक्सेस आर फ्लोइंग लाइक दिस, पर सेंटर से एक साइड पे रखोगे तो क्या होगा बच्चों, फ्लक्स विल फ्लो लाइक दिस। तो बच्चों आप देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो बच्चों जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को क्रॉस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले जो जितना सरफेस को क्रॉस कर रहा था बच्चों, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है। मतलब दोनों केसेस में बच्चों स्फीयर के जिधर भी रखो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेटेड, फ्लक्स फाई नेट सेम होगा। ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मान लो कि एक स्फीयर मैंने R1 ले लिया, R1 रेडियस का स्फीयर ले लिया, बीच में एक रख दिया Q को, और एक स्फीयर ले लिया R2 रेडियस का, एक स्फीयर ले लिया R2 रेडियस का, एक स्फीयर ले लिया बच्चों मैंने R3 रेडियस का, एक स्फीयर ले लिया मैंने R3 रेडियस का, R1 रेडियस का, R2 रेडियस का, R3 रेडियस का। तो क्या तीनों केसेस में मेरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेटेड सेम रहेगा? तो बच्चों एक चीज देखो कि गॉस लॉ पे किधर भी फाइनेट के फॉर्मूला पे कभी भी रेडियस का उल्लेख नहीं किया, रेडियस के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब ये मिलता है कि जो भी इतना भी फ्लक्स जाएगा, मान लो ये फ्लक्स इसके थ्रू भी रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तीनों को ही क्रॉस कर रहा है, ये भी फ्लक्स तीनों को ही क्रॉस कर रहा है, ये भी फ्लक्स तीनों को ही क्रॉस कर रहा है, ये भी फ्लक्स तीनों को ही क्रॉस कर रहा है, ये भी फ्लक्स तीनों को ही क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब तीनों स्फीयर में इक्वल नंबर ऑफ फ्लक्स जनरेटेड होगा। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल नंबर, फाइनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। बट क्या होगा बच्चों, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, और अब हो सकता है फ्लक्स जनरेशन कम हो जाएगा। फ्लक्स जनरेशन सेम रहेगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ई का वैल्यू कम होगा पर एरिया ज्यादा होगा, दैट इज ई डॉट डी का वैल्यू सेम रहेगा, फाइनेट का वैल्यू बराबर रहेगा। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि फाइनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस considered, finite is independent of radius considered। कोई कुछ भी एरिया रेडियस ले लो, आपके केसेस में फाई का वैल्यू सेम रहेगा। ये था पॉइंट नंबर 1। अब हम जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पे, पॉज करके एक बार लिख लेना बच्चों, ठीक है। हम जाएंगे अभी पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट नंबर 2 पे क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो कि हमने ये जो Q चार्ज को एक स्फीयर के अंदर रखा, Q चार्ज को एक सिलेंडर के अंदर रखा, एंड Q चार्ज को एक ट्रायंगल के अंदर रखा, कोन के अंदर रखा। क्या तीनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जनरेटेड थ्रू द सरफेस विल बी सेम, क्लोज सरफेस विल बी सेम? यस। देखो बच्चों, जो फ्लक्स, पूरा फ्लक्स, ये क्लोज सरफेस है ना बच्चों, तो पूरा फ्लक्स, सब फ्लक्स फ्लक्स नहीं है, जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते जाते इस क्लोज सरफेस को क्रॉस करना पड़ेगा सबको। दैट इज व्हाई फ्लक्स जनरेटेड एट द क्लोज सरफेस विल बी सेम फॉर दिस। अब इधर देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों एक चीज ये भी आ सकता है क्वेश्चन पे कि फाई नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर हमने रखा है फाई को, क्यू को, उस कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पर हमने
सिर्फ और सिर्फ स्फेयर ही क्यों लिया? क्योंकि स्फेयर के केसेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन पे था, तो cos थीटा हो गया था 1, थीटा हो गया था 0 डिग्री। और इस केस में नहीं होगा बच्चों, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन अलग होता, तो भी बच्चों इसको थीटा को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, इसीलिए हमने प्रूव करते समय इस फेलियर को चूज किया, इन दोनों को चूज नहीं किया। बट अगर क्वेश्चन आए कि इस केस में फाई क्या सेम रहेगा क्या अलग होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज सेम होगा। तो ये था पॉइंट नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इसको भी एक बार पॉज करके बाद देख लो, लिख लो अच्छे से, नोट्स बना लो, और आएगा हम इसके बाद आएंगे बाद बच्चों पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे क्या है बच्चों, मान लो कि मीडियम आपका चेंज कर दिया, तो बच्चों आपको पता है अगर मीडियम चेंज हो जाए तो क्या चेंज होता है बच्चों, अगर एयर से वाटर पे लिए गए तो क्या होगा बच्चों, इप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। तो बच्चों फाइनेट किस इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन, जनरल फॉर्मूला, और वेयर क्यू इप्सिलॉन इज द इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन नॉट, आपको पता है epsilon naught is the relative permittivity of a particular medium and epsilon naught is the permittivity of a free space। तो बच्चों एक चीज आप इधर से लिख सकते हो कि if medium changes therefore if medium changes therefore finite will definitely be change। अगर मीडियम चेंज हो जाए बच्चों तो फाइनेट डेफिनेटली चेंज होगा। तो 3 पॉइंट आपने आप लोगों को बताया, एक है कोई भी रेडियस ले लो, शेप ले लो, रेडियस कोई भी बड़ा स्फीयर ले लो आपका फाई सेम रहेगा, कोई भी शेप ले लो कंटेनर का वो भी सेम रहेगा फाई का वैल्यू, एंड फाइनेट का वैल्यू अगर मीडियम चेंज कर दो, सेम स्फीयर को लेके जाओ आप, एक स्फीयर को स्फेरिकल कंटेनर पे एक छोटा सा चार्ज रखा, उसको लेके गए वाटर पे, मीडियम चेंज हो गया तो फाइनेट विल डेफिनेटली बी चेंज्ड, फाइनेट टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स डेफिनेटली विल वेरी। सो दिस इज आवर ऑल 3 पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड पे हम लोग देखेंगे सम पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स, रेडी? जैसे कि बच्चों मान लो आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के बाहर एक चार्ज है, तो उस चार्ज के केसेस में मेरा टोटल फाइनेट कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? फाइनेट इज द क्यू एनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट, पता है ना? तो क्लोज सरफेस द्वारा एनक्लोज हो गया चार्ज कितना, 0, तो फाइनेट विल बी 0, क्योंकि ये चार्ज को इसके अंदर रहना है तभी आपको फ्लक्स मिलेगा ना। क्लोज सरफेस को जब क्रॉस करेगा तभी फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होगा तभी आपको फाइनेट मिलेगा। पर इसके केसेस में फाई क्यों नहीं मिलता बच्चों? ये तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इधर से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, फिर भी फाइनेट 0 कैसा? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है बच्चों उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस कितना, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, कमिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इस कितना बच्चों, 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। तो कितना टोटल बाहर जा रहा है, 0, जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया, तो नेट कितना बाहर गया, 0। दैट इज व्हाई फाइनेट भी 0। दोनों तरीके से देख सकते हो, फाइनेट इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, अगर ई 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज 0 है, इसके केस में फाइनेट 0 होगा। अब Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड टू अंडर द क्लोज सरफेस, तो वो भी 0 है, कोई Q तो अंदर है ही नहीं। दैट इज व्हाई अगर कोई भी चार्ज बाहर में है तो उसके केसेस में गॉस लॉ का नेट फ्लक्स 0 होता है, बट गॉस लॉ वैलिड होता है, गॉस लॉ इज आल्सो वैलिड,
but and you can say that phi net is 0 and E net is also 0. क्लियर बच्चों? छोटा सा चीज था, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करो, फिर से देखो. यही तो दिक्कत, यही तो सुविधा है ना बच्चों. पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों? मान लो आपके पास सरफेस के अंदर दो चार्ज है, Q1 एक Q2 और बाहर एक चार्ज है Q3. आपके पास दो चार्ज सरफेस के अंदर है और एक चार्ज सरफेस के बाहर है. तो बच्चों उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में क्या होगा बच्चों? नेट फ्लक्स क्या होगा? फाई नेट होगा बच्चों ड्यू टू Q1 प्लस Q2 बाई इप्सिलॉन नॉट. क्योंकि ये चार्ज बाहर है, सरफेस द्वारा एनक्लोज किया गया चार्ज नहीं है, तो होगा Q1 प्लस Q2 बाई इप्सिलॉन नॉट. ये तो सबको समझ में आ गया होगा. बट द प्रॉब्लम इज फाइनेट. द प्रॉब्लम इज जब आप फाइनेट इक्वल्स टू E डॉट डीए करेंगे, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कंसीडर करना है ड्यू टू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 कॉम्बाइंड. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पर ये सब चीज से क्वेश्चन आ सकता है. आपको कोई सॉल्व करने नहीं बोलेगा, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी है, ये भी क्लोज सरफेस को क्रॉस करेगा, टच क्रॉस करके जाएगा. तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर मान लो कि आपने छोटा सा एक इलेक्ट्रिक एरिया ले लिया, डी एरिया ले लिया, ठीक है. अब डी एरिया पे हम देख रहे हैं कि इसके वजह से जो चार्ज आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसको नाम देते E1. इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको नाम देते E2. अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसका नाम दे दिया मैंने E3. तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस छोटा सा पॉइंट सरफेस, जो सरफेस हमने लिया उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E2 के 3 के वजह से पहले निकालना पड़ेगा. उसके बाद आपको इंटीग्रेशन पे जाना है. तो हर पॉइंट के केसेस में आपको छोटा छोटा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इंटीग्रेशन करना है और समेशन करना है. तो ऐसे हमको टोटल नेट फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस निकालना है. तो दैट विल बी वेरी tedious job. That is why we will not go for it. It is a work of a software. A good software can easily do the sum within a fraction of second. तो वो सब हम लोगों की दिक्कत की बात नहीं है. तो हमारा क्वेश्चन पे ये सब आ सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिया जाए क्वेश्चन पेपर में, तो क्या होगा आंसर. इतना तक आपको क्वेश्चन पे आ सकता है, इतना गारंटी में लेता हूं, पर इसके आगे नहीं आएगा. कोई भी सवाल इससे नहीं पूछेगा. ठीक है बच्चों? तो आप, ये था पॉइंट नंबर 2. ये था बच्चों पॉइंट नंबर 2. अब हम जाएंगे पॉइंट नंबर 3 पे. अभी हम जाएंगे बच्चों पॉइंट नंबर 3 पे. तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? मान लो बच्चों आपके पास एक डाइपोल है, प्लस Q एंड माइनस Q. प्लस Q एंड माइनस Q डाइपोल है. तो डाइपोल के वजह से बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना होगा बच्चों? ये डाइपोल है, ठीक है. डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जनरेट होगा, फाई नेट, वो आप निकालिए. निकाल के मुझे बताइए कितना होगा. ये आपका होमवर्क है, ठीक है. होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए डाइपोल इनसाइड ए क्लोज सरफेस विल बी व्हाट. ये आपको निकाल के देना है. तो ये हो गया गॉस लॉ का छोटा मोटा थ्योरी, ठीक है. अब इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, पर बुक में यही चीज को इलाबोरेट करके लिखा गया है जो मैंने 2-3 मिनट में आपको बताया, और कुछ नहीं. तो इसके आगे अगर पढ़ोगे तो जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, पर गॉस लॉ के केस में जितना आपको एग्जाम पे आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतना सफिशिएंट है मुझे लगता है. अब हम देखेंगे कि गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है. देखो बच्चों, आप गॉस लॉ को हर पॉइंट में एप्लीकेबल नहीं बना सकते. गॉस लॉ वैलिड होता है हर पॉइंट में, बट गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस कोई 2 नंबर पॉइंट में देखा था कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. E1, E2, E3 तीनों का साम लेके तीनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसके बाद हर एक छोटा छोटा एरिया डिफाइन करके उसके केसेस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट निकालना है. तो वो बहुत ही जॉब विल बी वेरी वेरी कम्बरसम. इसीलिए बच्चों हम लोग गॉस लॉ को बोल सकते हैं. गॉस लॉ के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, एक स्टेटमेंट अब हमेशा याद रखना. वो क्या है
कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, valid anywhere but can't be applicable। इसका मतलब क्या है? गॉस लॉ हर एक केसेस में ट्रू है। हाँ, मुझे मानते हैं हम कि हर केसेस में गॉस लॉ वैलिड है, मतलब गॉस लॉ काम पे ला सकते, पर काम पे लाना, कैलकुलेशन करना, उतना टाइम देना वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आइदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करेंगे, हम तो इंसान है, हम तो चीजों को इजी बनाते। तो इजी बनाने के लिए बच्चों हमको गॉस लॉ को एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा जबरदस्ती। कैसे? कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, कुछ सर्टेन मेथड्स को इस्तेमाल करके उसी कॉम्प्लिकेटेड टीडियस जॉब को हमको बहुत सिंपल बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे ही गॉस लॉ का एप्लीकेबल बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स आपको देंगे हम, कि उस पॉइंट को याद रखो। उस पॉइंट से हमको पता चल जाएगा कि उस पॉइंट का अगर इस्तेमाल करोगे तो कोई भी केसेस में आप गॉस लॉ का एप्लीकेबल कर सकते हो। कोई भी केसेस में आपको गॉस लॉ एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो। पॉइंट नंबर 1 है गॉसियन सरफेस should be symmetric Gaussian surface should be symmetric. Gaussian surface should be symmetric about charge or charge distribution. Gaussian surface should be symmetric about charge and charge distribution. इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है? पॉइंट चार्ज के ऊपर आप पॉइंट चार्ज का से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलता है बच्चों? रेडियली आउटवर्ड। पॉइंट चार्ज से फील्ड कैसे निकलता है बच्चों? रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों इस केसेस में हमको ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जिसके केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर पैरेलल हो। मतलब उसके केसेस में सिमेट्रिक मतलब क्या? सिमेट्रिक मतलब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो। तो बच्चों ओनली ऑप्शन इज स्फीयर। अब देखो इसका एरिया वेक्टर कैसा है, छोटा सा एरिया ले लो, एरिया वेक्टर ले लो, देखो दोनों पैरेलल है। तो ये जो स्फीयर होता है, पॉइंट चार्जेस के केसेस में स्फीयर होता है मेरा गॉसियन सरफेस, और इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या है? एक सिमेट्रिक सरफेस है जिस सरफेस के वजह से कोई भी एक चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज, कोई भी चार्ज हो, उसके आसपास एक जियोमेट्रिकल फिगर हम कंसीडर करते हैं, जिस जियोमेट्रिकल फिगर का प्लस पॉइंट ये है कि उस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होता है। सिमिलरली एक लाइन चार्ज, मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज है, चारों तरफ चार्ज मौजूद है। तो इस केस में बच्चों हम लेते हैं, क्या लेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों दिशा में ऐसे 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 गोल चक्री की तरह ऐसे जा रहा है। तो इस केसेस में बच्चों ऐसे भी जा रहा है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो, इधर से देखेंगे तो, अगर ये सरफेस है, मतलब ये अगर ऊपर, इसको अगर अपर व्यू देखेंगे तो ये पॉइंट है, पॉइंट से चारों तरफ निकल रहा है, और साइड व्यू देखेंगे तो साइड से ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 चारों तरफ जा रहा है। तो इससे क्या, जैसे बच्चों हमारा जो ये होगा गॉसियन सरफेस होगा क्या? सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर केसेस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर क्या है? पैरेलल हो गया। तो that is how Gaussian surfaces are considered। क्यों? इससे केस में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। E डॉट डी के जगह हम E इंटू डी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा थीटा एंगल 0 हो गया। थीटा एंगल निकालना बहुत टफ होता है, इसलिए थीटा एंगल को 0 करना पड़ेगा। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है तो और भी इजी है, E को बाहर निकाल के लाओ, कैलकुलेशन कर लो, इजी हो जाएगा। हाँ,
सेकेंड पॉइंट ये है, अब से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, electric field must be symmetric about all points of Gaussian surface. Electric field must be symmetric about all points of Gaussian surface. मतलब Gaussian surface आपको ऐसा लेना है जिस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो बच्चों पॉइंट चार्ज, आपको पता है कि स्फीयर के केसेस में पॉइंट चार्ज के ऊपर एक स्फीयर ले लो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मैंने बोला था इक्विपोटेंशियल टर्म में हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों का पोटेंशियल, उस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अभी तक पोटेंशियल क्या है हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इसीलिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का उल्लेख जिक्र नहीं किया इस चैप्टर में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट, तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वो सिलेंडर लाइन चार्जेस के केसेस में अगर सिलेंडर लोगे तो उस केसेस में भी बच्चों हमारा लाइन चार्ज के केसेस में अगर सिलेंडर लोगे तो बच्चों उस केसेस में भी मेरा सेम फिगर, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वही तो गॉसियन सरफेस का खासियत है ना। क्योंकि देखो बच्चों अगर हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा सिलेंडर लेंगे, हाँ, तब उस पॉइंट पे उस बड़े वाले सिलेंडर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले सिलेंडर से कम हो जाएगा, पर सिलेंडर पहले वाले सिलेंडर के हर पॉइंट पे एंड सेकंड वाले सिलेंडर पे हर पॉइंट पे मेरा, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा, दो सिलेंडर पे अलग अलग पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा, बट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एक पहला वाला सिलेंडर पे या दूसरी वाला सिलेंडर पे। वही चीज हम देखेंगे। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज के ऊपर एक स्फीयर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, स्फीयर अगर बड़ा लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा, और बड़ा लोगे तो और कम होगा। वैसे भी अगर एक लाइन चार्ज है आपके पास, उसके ऊपर आपने सिलेंडर कंसीडर किया, इस सिलेंडर के ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो एक छोटा सा, इससे भी एक बड़ा सा एक सिलेंडर कंसीडर करोगे बच्चों, तो उस सिलेंडर के ऊपर फिर से उस सिलेंडर के ऊपर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, पर इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, इस सिलेंडर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, बट इस सिलेंडर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ऑल पॉइंट्स ऑफ एन गॉसियन सरफेस। कोई भी सिलेंडर ले लो, कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले लो, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है। गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है। तो हाँ, तो एंगल थीटा, अब आते हैं एंगल थीटा के बारे में। वो भी चीज हमने बताया था बच्चों कि गॉसियन सरफेस को ऐसे लेना है, गॉसियन सरफेस, in Gaussian surface the angle theta between E and area वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है थीटा is, देखिए गॉसियन सरफेस the angle between E and A is either 0 or 90 डिग्री, either 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों इस केसेस में तो ये जो इसका जो सिलेंडर का सर्कुलर एरिया है, उस केसेस में तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, पर जब इसका ऊपर वाले जो दोनों देखो, ऊपर वाले जो सर्कुलर एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला सरफेस है, ऊपर और नीचे वाला सरफेस, इधर देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केसेस में, इन दोनों केसेस में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा फाई कितना होगा, नेट फ्लक्स जनरेशन कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स जनरेशन विल बी ड्यू टू ऑल द सर्कुलर सरफेस, नॉट प्लेनर सरफेस। ये प्लेनर सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है। ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्लक्स विल बी जनरेटेड इन द सर्कुलर, सिलेंडर का सर्कुलर एरिया, सरफेस एरिया वाला पोर्शन पे जनरेट होगा, और जो प्लेनर सरफेस एरिया होगा ऊपर का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कोई फ्लक्स जनरेशन नहीं होगा। तो ये था मेरा गॉस लॉ के रिगार्डिंग जो भी थ्योरी
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। कैसे गॉस लॉ का हर एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। गॉस लॉ का आगे जाके जो भी कंटिन्यूशन होगा गॉस लॉ से हम देखेंगे कि बहुत सारा फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है, हर चीज हम देखेंगे गॉस लॉ का नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच।